क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसको पास करने की कोशिश शुरू हुई थी 1987 के राजीव गांधी की गवर्नमेंट से और फाइनली वो बिल कहीं जाकर 2023 में पास हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो विमेन वोट बैंक है वो भी उन्हें आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मिले और कहीं ना कहीं ये बेसिकली वोट्स के लिए भी एक टैक्टिक है और वुमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज करने के लिए तो ये एक टैक्टिक है ही। एग्जांपल के तौर पर जो आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ये कहकर गए थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा इस देश का विकास नहीं होगा। तो आज इस वक्त भारत में 15 लाख से ज्यादा 15 लाख से ज्यादा महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जो पंचायत और नगर पालिका की या तो सदस्य हैं या तो अध्यक्ष हैं। हैरानी की बात यह है कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, लेकिन उन्होंने खुद महिला होते हुए भी विमेन रिजर्वेशन बिल को कभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया कि भले ही आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो या ऑपोजिशन का आप हिस्सा हो, विमेन रिजर्वेशन बिल आपने पास नहीं किया। यानी कि आप ये चाहते थे कि विमेन नंबर्स जो हैं वो न बढ़े लोकसभा में। ये क्योंकि अगर यही बात आपने एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए कही होती तो आपका लोकसभा इलेक्शन का वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और आपने विमेन रिजर्वेशन के लिए ये बात इतनी आसानी से इसलिए कह दी क्योंकि आपको पता था कि ये वक्त जो है 1996 का है, यहां पर विमेन पॉलिटिशियन ज्यादा नहीं है और विमेन वोट बैंक ज्यादा अवेयर नहीं है। और शायद ये विमेन रिजर्वेशन जो आपको 2023 में देखने को मिल रहा है वो शायद आपको 2010 में ही देखने को मिलता। लेकिन इसके जो रीजंस हैं पूरी तरह से अननोन है कि जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में प्रेजेंट होकर राज्यसभा में पास कराया जा चुका था तो आप इस बिल को लोकसभा में क्यों नहीं लाए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर्स की सीरीज में। और इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करने वाले हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा आसान बनाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कहीं ना कहीं स्टेज लेकर आएगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसको पास करने की कोशिश शुरू हुई थी 1987 के राजीव गांधी की गवर्नमेंट से और फाइनली वो बिल कहीं जाकर 2023 में पास हुआ है। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की, जो लोकसभा में सितंबर में रखे गए हाल ही में एक स्पेशल सेशन जो 18 से 22-23 सितंबर तक था, उसमें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आए 2023 का, जिसमें लोकसभा विधानसभा में 33% विमेन रिजर्वेशन के लिए यहां पर बिल लाया गया और यह बिल ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुका है। कुछ दिन पहले, इस बिल के पेश होने के कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी, जो एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ओपन में यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर आज की गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट के इतने फेवर में है तो वो क्यों नहीं ये विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आती है, और अगर गवर्नमेंट विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आती है तो कांग्रेस उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देगी। और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद हम लोग देखते हैं कि यह विमेन रिजर्वेशन बिल जो महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड करता है, उसमें कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी यहां पर वोट किया और यह मेजॉरिटी के साथ बिल पास हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अगले आने वाले साल में लोकसभा इलेक्शन से पहले इस बिल को पूरी तरीके से पास करना चाहती है। क्योंकि यहां पर एक वुमेन एम्पावरमेंट का तो इशू हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो विमेन वोट बैंक है वो भी उन्हें आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मिले और कहीं ना कहीं ये बेसिकली वोट्स के लिए भी एक टैक्टिक है और वुमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज करने के लिए तो ये एक टैक्टिक है ही। चलिए, अब हम लोग इस बिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस बिल के बारे में समझने से पहले हम लोग यहां पर इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। 1987 में इस देश में सबसे पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, लेकिन यह बिल उस टाइम पे किसी भी तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। विमेन रिजर्वेशन बिल अगर इंप्लीमेंट करना है तो कितने % पर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस किस स्टेज पर करना चाहिए, इसके लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसकी हेड थी मिसेस मार्गरेट, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे हम नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन के नाम से जानते हैं। और यहां पर सबसे पहली बार बात की गई थी कि 33% सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में यहां पर शामिल होनी चाहिए। बट
किसी वजह से ये पास नहीं हो पाया। लेकिन जो सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट हमें देखने को मिलता है विमेन रिजर्वेशन के लिए, वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, जब मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हम लोग ये देखते हैं कि पंचायत और नगर पालिका को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब पंचायत और नगर पालिका का इंप्लीमेंटेशन का जो प्लान था वो गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल प्लान नहीं था। आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, या फिर जिन्हें हिंदी में आप नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यहां पर उन सभी गाइडलाइंस के बारे में लिखा गया है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए छोड़कर गई थी। यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारे कानून ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहती थी जो 1950 से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, लेकिन रिसोर्सेस और पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे कानून हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंक्लूड कर पाई, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक गाइडलाइन का सेट बनाया जो कि आने वाली फ्यूचर की गवर्नमेंट्स, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की गवर्नमेंट उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की गाइडलाइंस को पढ़ें, समझें और उन्हें कानून के रूप में इंप्लीमेंट करें। और ऐसा हुआ भी है देश में। एग्जाम्पल के तौर पर जो आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए, राइट टू एजुकेशन, आपको देखने को मिलता है, यह अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं था, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 45 में हमेशा से कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये लिख के गई थी दैट देयर शुड बी अ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस इन स्कूल। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को पास किया और आर्टिकल नंबर 45 को उठाकर आर्टिकल नंबर 21A में डाल दिया। उसी तरीके से हमें आर्टिकल नंबर 40 में, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में, हमें गांधीयन फिलॉसफी और पंचायती राज का कंसेप्ट देखने को मिलता है, क्योंकि महात्मा गांधी ये कहकर गए थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा इस देश का विकास नहीं होगा। और बेसिकली पंचायत हमें सबसे पहली बार राजस्थान के एक नागौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है 2 अक्टूबर 1959 को, और 1959 में ही फिर आंध्र प्रदेश में भी इंप्लीमेंट होती है। लेकिन इस पंचायत और नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, और विमेन रिजर्वेशन की तो दूर दूर तक कहीं बात नहीं की गई थी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1992-93 में जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया, तो पंचायत और नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया। और सबसे पहली बार यहां पर बात की गई कि इस देश में जितनी भी पंचायत और नगर पालिका होंगी, उन सभी पंचायत और नगर पालिकाओं में 33% सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड की जाएंगी। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कितने बड़े लेवल पे किया गया था, क्योंकि पंचायत के 3 टियर और हमें नगर पालिका के भी 3 टियर देखने को मिलते हैं। पंचायत के 3 टियर्स की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो उसमें हमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और नगर पालिका की अगर हम लोग बात करें तो वहां नगर पंचायत, नगर पालिका जिसे हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, और नगर निगम जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, इन 6 के 6 टियर्स में विमेन रिजर्वेशन को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था 33% रेशो के साथ। यानी कि पंचायत और नगर पालिका के हर टियर में जो हर तीसरा मेंबर या हर तीसरा चेयरमैन आपको देखने को मिलता है वो आपको विमेन ही देखने को मिलता है। और यहां पर ग्रास रूट लेवल पर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमें विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। भले ही 1992 में ये जो विमेन पार्टिसिपेशन शुरू हुआ वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर और बहुत निचले लेवल पर शुरू हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर विमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है। और 2023 में जब पंचायत नगर पालिका को करीबन 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो आज इस वक्त भारत में 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जो पंचायत और नगर पालिका की या तो सदस्य हैं या तो अध्यक्ष हैं। तो 1992 तक पंचायत नगर पालिका में तो विमेन रिजर्वेशन आ चुका था, लेकिन बात यहां पर थी लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन दरअसल ये अगर हम लोग देखें तो 1996 तक क्यों नहीं लाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं किए थे। हैरानी की बात यह है कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, लेकिन उन्होंने खुद महिला होते हुए भी विमेन रिजर्वेशन बिल को कभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया, जबकि उनके पास काफी मेजॉरिटी थी। और
प्लस यहां पर हमको यह देखने को मिलता है कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है यानी पितृसत्तात्मक समाज है, वो इफेक्टिविटी हमें सिर्फ और सिर्फ समाज में नहीं लेकिन पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती है। क्योंकि आज भी अगर आप सक्सेसफुल विमेन पॉलिटिशियंस की बात करें तो शायद गिनती के 8 या 10 नाम ही आप ले पाएंगे, जिसमें शायद आप स्मृति ईरानी कहेंगे या फिर स्वर्गीय सुषमा स्वराज का नाम ले लेंगे, या फिर आज की डेट में जो एक्टिव फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उसमें शायद आप ममता बनर्जी से लेकर मायावती से लेकर आनंदीबेन पटेल का नाम ले लेंगे। शायद 10 के आसपास भी मुश्किल से पहुंच पाए। लेकिन वहीं हम सक्सेसफुल मेल पॉलिटिशियंस की बात करेंगे तो फहरिस्त शायद खत्म ही नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतना लेट बिल पास हुआ है, क्योंकि पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। इसके बाद देवेगौड़ा की जो गवर्नमेंट थी जो 1996 में थी, उन्होंने बेसिकली लोकसभा में इस बिल को प्रेजेंट किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोकसभा में वो बिल पास ही नहीं हो पाया। माना कि यहां पर देवेगौड़ा के पास जो मेजॉरिटी थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट की थी, फुल मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन आप यहां पर लोकसभा में बैठे 1996 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए कि भले ही आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो या ऑपोजिशन का आप हिस्सा हो, विमेन रिजर्वेशन बिल आपने पास नहीं किया। यानी कि आप ये चाहते थे कि विमेन नंबर्स जो हैं वो न बढ़े लोकसभा में। ये एक नैरो माइंडेड थिंकिंग हमें देखने को मिलती है। यहां पर सामने वालों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें यह भी सुनने को मिलता है कि अगर किसी विमेन को जीतना है तो आप बेसिकली मेरिट के आधार पर इलेक्शन जीतिए। लेकिन यह बात तो फिर आप एसटी, एससी और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी कह सकते थे, लेकिन आपने वहां पर यह बात नहीं कही। क्योंकि अगर यही बात आपने एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए कही होती तो आपका लोकसभा इलेक्शन का वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और आपने विमेन रिजर्वेशन के लिए यह बात इतनी आसानी से इसलिए कह दी क्योंकि आपको पता था कि वक्त जो है 1996 का है, यहां पर विमेन पॉलिटिशियन ज्यादा नहीं है और विमेन वोट बैंक ज्यादा अवेयर नहीं है। इसीलिए 1996 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उस वक्त इस बिल को रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। खैर, अब यहां पर 1996 में जब यह बिल पास नहीं हो सका था, उस वक्त उमा भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी बीजेपी की तरफ से। और उमा भारती ने यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उमा भारती वैसे आगे चलकर 2003-04 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी और बेसिकली 2014 की जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनाया गया था उन्हें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वो उमा भारती को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उस मिनिस्ट्री को ही बंद कर दिया गया। खैर, उमा भारती ने 1996 में यह बात कही थी कि ये जो आप बेसिकली रिजर्वेशन दे रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन, वो बैकवर्ड कास्ट विमेन को भी मिलना चाहिए। क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में तो कम है ही, लेकिन जो बैकवर्ड कम्युनिटीज की विमेन हैं उनके साथ तो और भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, आगे बढ़ने का मौका उन्हें नहीं दिया जाता है। और बैकवर्ड कम्युनिटीज का जो विमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो काफी ज्यादा कम है। इसके बाद हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। 1998 में यहां पर बेसिकली क्या है कि बिल को लाया गया था, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी इसे पास नहीं करवा पाई क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहां पर फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, कोएलिशन की ही सरकार चल रही थी और फिर से ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट है 2010 में ये बिल लेकर आई थी और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने राज्यसभा में इस बिल को पास करवा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्यसभा में जब यह बिल पास हो चुका था उसके बाद लोकसभा में कभी यह बिल पेश ही नहीं किया गया। यानी गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी का और पैट्रियार्कल माइंडसेट का यह प्रेशर था कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास करवा चुके हो। कांग्रेस की मेजॉरिटी थी 2010 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम पर, यूपीए के नाम पर, और अगर यह बिल लोकसभा में आता तो लोकसभा में भी हाई चांसेस थे कि यह बिल पास हो जाता और शायद यह विमेन रिजर्वेशन जो आपको 2023 में देखने को मिल रहा है वो शायद आपको 2010 में ही देखने को मिलता। लेकिन इसके जो रीजंस हैं पूरी तरह से अननोन है कि जब आपका यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में प्रेजेंट होकर राज्यसभा में पास कराया जा चुका था तो आप इस बिल को लोकसभा में क्यों नहीं लाए। एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि 2014 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई और फिर ये जो बिल है वो अपने आप लैप्स हो गया और इस बिल के बारे में कभी दोबारा बात ही नहीं की गई। फाइनली हम लोग आते हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2023 में और यहां पर इन्होंने ये बिल लोकसभा में पेश किया और फुल मेजॉरिटी के साथ ये जो बिल है बेसिकली पेश हुआ, पास किया गया। इस बिल को 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
3 के अंडर देखा जाएगा और पार्लियामेंट का जो बेसिकली सितंबर का स्पेशल सेशन हुआ था उसी के तहत इस बिल को पास किया गया है और जो नाम दिया गया है इस बिल को वो है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन अब तक ये जो बिल है ये कानून नहीं बना है क्योंकि अभी ये सिर्फ लोकसभा में पास हुआ है। आने वाला जो विंटर सेशन है नवंबर दिसंबर का, वहां पर इस बिल को राज्यसभा में ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाए और नेक्स्ट ईयर फरवरी में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि अप्रैल मई के आसपास तो आपके लोकसभा इलेक्शन है। तो शायद फरवरी से पहले, लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट का एसेंट इसे मिल जाएगा और ये उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में याद रखने हैं कि ये बिल अगर 2023-24 के सेशन में कानून बन भी जाता है तो ये कानून 2024 यानी कि जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है उसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन आपका जो 2029 का लोकसभा इलेक्शन है उसमें ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2029 से पहले 2026 में डीलिमिटेशन होना है, यानी परिसीमन कानून एक और बार आना है। अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमारे यहां देश में लोकसभा में आज की तारीख में 543 यानी 543 सीटें हैं और हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं। किस स्टेट की विधानसभा को और किस स्टेट की विधानसभा को और किस लोकसभा को कितनी सीटें मिलेंगी ये डिपेंड करता है भारत की और भारत के राज्यों की पॉपुलेशन पर। एग्जाम्पल के तौर पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने यह कहा था कि सन 2000 तक टिल द ईयर 2000 जितने भी लोकसभा इलेक्शंस होंगे और विधानसभा इलेक्शंस होंगे उन सभी लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में यह कहा था कि ईयर 2026 तक जितनी भी लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस होंगे तो उनमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। लेकिन 1971 के सेंसस के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन तो कंटिन्यूअसली बढ़ी है, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन 1971 के सेंसस के हिसाब से होता है। लेकिन हम फिर भी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत डीलिमिटेशन कर लेते हैं, यानी सीटों को बढ़ाने या कम करने का काम कर लेते हैं बिना उस 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 को छेड़े बिना। तो डीलिमिटेशन यानी कि करंट पॉपुलेशन के हिसाब से विधानसभा या लोकसभा की सीटों को घटाना या बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पर 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो तेलंगाना की खुद की लोकसभा सीट बनी, तेलंगाना की खुद की विधानसभा की सीट बनी, राज्यसभा की सीट बनी, ये डीलिमिटेशन के अंडर आता है। या फिर 2019 में हमने लद्दाख को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से, तो लद्दाख की खुद की लोकसभा की सीट बनी, ये आपके डीलिमिटेशन के अंदर आता है। तो अब जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन होने वाला है वो 2026 में होने वाला है। तो 2026 में जो डीलिमिटेशन होगा यानी कि लोकसभा की सीटें कहीं पर बढ़ेंगी कहीं पर घटेंगी, विधानसभा की सीटें कहीं पर बढ़ेंगी कहीं पर घटेंगी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक बार 2026 का डीलिमिटेशन हो जाए, हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस स्टेट को विधानसभा और लोकसभा की सीटें कितनी देनी है, उसके बाद इस कानून को इंप्लीमेंट करना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर 2024 में विमेन रिजर्वेशन बिल को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके 2 साल बाद वैसे ही हमें उसमें दोबारा से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इट इज बेटर कि 2029 में हम लोग यहां पर विमेन रिजर्वेशन बिल को ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करवाते हैं। यह तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन एक और है गवर्नमेंट का इसे 2029 में इंप्लीमेंट करवाने का, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जब 2026 में डीलिमिटेशन होगा तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फिर से डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर। क्योंकि 1971 से लेकर 2023 तक नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और वहीं 1971 के बाद हम लोग देखते हैं कि जितने आपके साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जो आज की डेट में 5 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, इन 5 स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है
और पॉपुलेशन के हिसाब से ही हम लोग लोकसभा की सीट्स देते हैं, क्योंकि देखिए जिस स्टेट में जितनी ज्यादा सीटें होती, जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस स्टेट में प्रॉब्लम्स भी उतनी ज्यादा होती हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लोग भी ज्यादा चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज्यादा चाहिए, यानी कि आपको लोकसभा सीटें भी ज्यादा चाहिए। अब साउथ इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो उन्हें आज की पॉपुलेशन के हिसाब से मुश्किल से लोकसभा में 100, 125, 150 सीटें मिलेंगी, लेकिन वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड इनको ले लें तो शायद 265 प्लस सीटें चली जाएं। तो साउथ इंडिया का अब यह कहना है कि भैया हमसे तो गलती हो गई कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर हमने भी अपनी पॉपुलेशन यूपी और बिहार की तरह बढ़ा दी होती, फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट ना किया होता, तो हमें शायद ज्यादा लोकसभा की सीट मिल जाती। तो साउथ इंडियन स्टेट्स का यह कहना है कि हमसे गलती हो गई कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हमें भी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ रेट से बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए थी। यह डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आकर रहेगा 2026 में। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया की लोकसभा की सीट्स का डिस्प्यूट हमें देखने को मिलेगा ही, और इस डिस्प्यूट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती गवर्नमेंट इस विमेन रिजर्वेशन बिल को अभी के अभी इंप्लीमेंट करके। इसी वजह से यह दूसरा कारण है कि इसे 2029 में इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। खैर, अब इसके बाद हम लोग एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट देखते हैं कि यह जो विमेन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यह आपके लोकसभा और विधानसभा में 33% के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर 3 जगह पर, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत नगर पालिका में जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 33% सीट्स तो पंचायत नगर पालिका में विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं ही, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने उसको 50% तक बढ़ा दिया है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिनिमम 33% तो है ही पंचायत नगर पालिका में, कहीं कहीं पर 50% भी है। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली असेंबली में 33% दे दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, यानी कि विधान परिषद होते हैं, वहां पर इस विमेन रिजर्वेशन बिल की बात नहीं की गई है, क्योंकि राज्यसभा का और विधान परिषद के मेंबर्स का, यानी कि राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम एमएलसी कहते हैं, उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, यानी कि लोगों के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि इनडायरेक्टली किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक स्टेट में कौन व्यक्ति राज्यसभा में जाकर बैठेगा, ये उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट्स हैं, तो वो 29 लोग कौन होंगे जो मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट से जीतेंगे या मध्य प्रदेश को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका चुनाव मध्य प्रदेश के वोटर या लोग करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा की भी हैं, क्योंकि राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 245 में से 11 सीटें मध्य प्रदेश को दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश में से 11 व्यक्ति वो कौन होंगे जो राज्यसभा में जाकर मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका चुनाव मध्य प्रदेश के लोग या वोटर नहीं करते, बल्कि इसका चुनाव भोपाल में बैठी मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में टोटल 230 मेंबर्स हैं। वो 230 मध्य प्रदेश के एमएलए आपस में वोट करके ये डिसाइड करते हैं कि मध्य प्रदेश के वो कौन से 11 लोग होंगे जो राज्यसभा में जाकर मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसीलिए राज्यसभा में और विधान परिषद में विमेन रिजर्वेशन बिल की बात नहीं की गई है। विमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा और विधान परिषद को इंक्लूड नहीं करता। जहां तक बात रही विधान परिषद की, जो रोल सेंट्रल पार्लियामेंट में लोकसभा प्ले करता है वही स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा प्ले करती है, और जो रोल पार्लियामेंट में राज्यसभा प्ले करता है वही रोल विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में प्ले करती है। और इस वक्त देश में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहां पर ये एक्सेप्शन जो है इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करिए कि ये जो 1/3 रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है विमेन को, सीट्स 33% रिजर्व की जा रही हैं, ये SC ST सीट्स जो हैं उसमें से बेसिकली यहां पर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 543, स्केड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड सीट है लोकसभा में 84, तो वो 84 में से जो 28 सीट्स हैं
वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। उसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जो लोकसभा की 543 टोटल सीट्स हैं, उसमें जो स्केड्यूल ट्राइब यानी कि जनजातियों के लिए जो सीट रिजर्व्ड हैं वो है टोटल 47। तो 47 में से कितनी सीट्स मिल जाएंगी विमेन को? यहां पर 16 सीट्स मिल जाएंगी। अब यहां पर SC ST विमेन को विमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जनरल कैटेगरी की विमेन को विमेन रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जनरल कैटेगरी विमेन विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन दिस बिल, ओनली SC and ST विमेन विल गेट द रिजर्वेशन इन दिस बिल। और इसके साथ साथ जनरल कैटेगरी के साथ साथ जो अदर बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की जो महिलाएं हैं, उनको भी यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ने यह बात क्लियरली कही है कि जब यह रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट होगा 2029 में, तो यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए इंप्लीमेंट होगा, यानी कि 2029 से लेकर 2044 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। हां, उसके बाद अगर गवर्नमेंट को जरूरत लगती है तो 15 साल से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा या विधानसभा में जो सीट्स रिजर्व्ड की गई थी SC और ST के लिए पहली बार, वो 1950 में सिर्फ 10 सालों के लिए की गई थी, 1960 तक। लेकिन 1960 के बाद भी लगा गवर्नमेंट को कि SC और ST सीट्स के रिजर्वेशन की जरूरत है लोकसभा विधानसभा में, तो 10-10 साल बढ़ाते बढ़ाते आज 2023 आ चुका है। SC ST सीट्स आज भी विधानसभा और लोकसभा में रिजर्व्ड हैं। तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए भी सेम बात कही गई है कि 15 साल देख लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स हो गया तो इस बिल को हटा देंगे, नहीं तो उसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद यहां पर एक और चीज की गई है कि अभी यहां पर 33% सीट दी गई है, लेकिन जब जब डिलिमिटेशन किया जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि डिलिमिटेशन क्या होता है, यानी कि 2026 में जब डिलिमिटेशन किया जाएगा तो उसके बाद जो विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड की गई हैं उसे रोटेट किया जाएगा, यानी कि बेसिकली सीट्स थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम हो सकती हैं। हर डिलिमिटेशन कानून के बाद सीट्स का रोटेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत सक्सेसफुल एक अचीवमेंट है, यहां तक कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी और इंडियन पार्लियामेंट के लिए भी यहां पर एक सक्सेसफुल स्टेप है। क्योंकि जब भी हम लोग सरकारों के चुनने की बात करते हैं और वोटर्स के अवेयरनेस की बात करते हैं, तो सिर्फ मेल वोटर्स नहीं लेकिन फीमेल वोटर्स की भी बात करते हैं और कहते हैं कि महिलाएं भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं, वोट बैंक का आधा हिस्सा हैं। तो जब सरकारें यहां पर इलेक्शन के टाइम पे महिलाओं से वोट मांग सकती है, तो महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में सीट क्यों नहीं दे सकती? और इसी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अपने इस 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 में कहा है। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो बेसिकली बिल है आपका, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो जीएस पेपर 2 के पॉलिटी गवर्नेंस का तो हिस्सा है ही, वहीं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के सोशल इशू और सोशल जस्टिस का भी जो हिस्सा है, ये बिल, ये रिजर्वेशन वुमेन एम्पावरमेंट इन जनरल और वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसके और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।